का अपना जो टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए, सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए। इसको क्लास करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन क्लास में से ही आ जाए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सारे पक्ष हम पढ़ेंगे, सारे पक्षों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जितने पक्ष बन सकते हैं, जितने स्वाभाविक पक्ष हैं, करंट अफेयर से लेकर उसका बेसिक नॉलेज से लेकर करंट अफेयर तक सारी चीज़ें हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं या वो चीज है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। देखो, अपन बुद्धिमत्ता कहते हैं कि हम बुद्धिमत्ता वाले प्राणी हैं, या हमारे अंदर क्या है, बुद्धि पाई जाती है। अगर हम कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि है तो हम कह सकते हैं कि हम किसी चीज को सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमारे अंदर बुद्धि है। चीज समझना, आपके अंदर बुद्धि है तो हमें क्या कहना चाहते हैं कि आपके अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है, इसलिए आपके अंदर कहा जा रहा है कि आपके अंदर क्या है, बुद्धि है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आप क्या है, आपके अंदर एक स्मृति पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? स्मृति। देखो, बुद्धिमत्ता, अगर किसी चीज को हम कहना चाहें, कोई चीज बौद्धिक है, हम कहें कोई चीज बौद्धिक है तो समझना उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। हम कहते हैं कोई चीज बौद्धिक है तो याद रखना सबसे पहले उसके अंदर स्मृति क्षमता मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी? स्मृति क्षमता। स्मृति क्षमता मौजूद होगी। जैसे आपके अंदर याददाश्त, आपके अंदर जो आपकी मेमोरी है वह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आपके अंदर एक मेमोरी होगी या स्मृति क्षमता होगी। आपके अंदर निर्णय लेने की, आपके अंदर निर्णय लेने की या विश्लेषण करने की क्षमता होगी, इस बात को याद रखना। किसकी क्षमता होगी? विश्लेषण करने की क्षमता, इस बात को याद रखना। ठीक है, कि आपके अंदर स्मृति क्षमता है, आपके अंदर निर्णय लेने की, किसी चीज को विश्लेषण करने की क्षमता है, और देखें आपके अंदर नए विचार, क्या, नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता है, नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता है, करने की क्षमता। अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है, अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि वो चीज बौद्धिक है, अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि वह चीज बौद्धिक है, तो याद रखना उसके अंदर तीन चीजें अवश्य पाई जाएंगी। एक स्मृति क्षमता होगी, उसकी मेमोरी पावर होगी, और एक निर्णय लेने की क्षमता या विश्लेषण क्षमता होगी, और थर्ड देखोगे तो नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाएगी। तो हम उसे कहते हैं वो चीज बौद्धिक है। अगर आप बौद्धिक हो तो आपके अंदर ये तीनों चीजें पाई जा रही होंगी। आपके अंदर मेमोरी भी है, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी मौजूद है, आपके अंदर नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता भी मौजूद है, इसीलिए आप क्या कहला रहे हो? बौद्धिक प्राणी कहला रहे हो। लेकिन हम देखना चाहें कृत्रिम बुद्धिमत्ता फिर क्या होगा, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, अब हम इसको देखते हैं। देखो, किसी मशीन, आर्टिफिशियल है तो याद रखें कि मशीन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल है तो हम कृत्रिम मतलब मशीनी ढांचे की बात कर रहे हैं। तो आप समझें, किसी मशीन को, याद रखें, किसी मशीन को हम ऐसे सॉफ्टवेयर दे दें, कैसे सॉफ्टवेयर? हम ऐसे सॉफ्टवेयर दे दें, किसी मशीन को हम क्या दे दें? ऐसे सॉफ्टवेयर दे दें जिसके कारण, जिन सॉफ्टवेयरों के कारण वो मशीन क्या कर सके, वो मशीन इंसानों की तरह सोच सके। क्या कर सके? इंसानों की तरह सोच सके। तो याद रखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है कि हम जब किसी मशीन के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसके कारण वह क्या करती है, इंसानों की तरह सोच सकती है, तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या कहते हैं? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, इस चीज को समझना। जब किसी मशीन के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर से उस मशीन का निर्माण किया जाता है कि वो मशीन इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह बात कर सके, इंसानों की तरह आवाज निकाल सके, इंसान जो बोल रहे हैं उस चीज को समझ सके, तो हम उसे कहेंगे कि उसके अंदर क्या पाई जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पाई
पाई जा रही है। उसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंसी नहीं है, क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंसी तो आपके अंदर है, वो मशीन है, तो मशीन के अंदर नेचुरल नहीं पाई जाएगी, प्राकृतिक तौर पर इंटेलिजेंसी आ सकती नहीं है, उसके अंदर डाली जाएगी इंटेलिजेंसी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्योंकि मशीन के अंदर हमने बुद्धिमत्ता को डेवलप किया है। किनके माध्यम से, सॉफ्टवेयरों के माध्यम से मशीन के अंदर हमने क्या किया है, बुद्धिमत्ता को डेवलप किया है। ठीक है, जैसे आप देखना चाहें तो आपने देखा होगा अमेज़न कंपनी का, अमेज़न जो कंपनी है, अमेज़न कंपनी का इको एआई सिस्टम, अमेज़न कंपनी का इको एआई सिस्टम जो है, अमेज़न कंपनी का जो इको एआई सिस्टम है वह भी एक तरह का क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से युक्त सिस्टम है। ये क्या करता है कि आप अमेज़न कंपनी पे जब इको एआई सिस्टम पे आप कोई चीज़ अमेज़न खोलोगे, उसे क्लिक करोगे, आप बोलोगे हमें क्या चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो तुरंत आपको ये वाला प्रोडक्ट निकाल के दिखा देता है। यूज किया है कि नहीं किया है आप लोगों ने, जल्दी बताएं। कि एक अमेज़न कंपनी के अमेज़न आपके अंदर ऐप होगा, उस अमेज़न ऐप में आप देखते हो कि आप ऊपर बटन होता है, ऊपर बटन होगा उसका वॉइस रिकॉग्निशन का ऊपर बटन होता है। ठीक है, वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन याद रखें। स्पीच मतलब आपकी आवाज को पहचानने का उसके अंदर बटन लगा रहता है। इस प्रकार आप उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद बोलें कि हमें ये गाना सुन रहा है, तो वो गाना आपको सुना के दिखा देता है, तुरंत वही गाना लगा देगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह ढूंढ कर दे देगा। तो ये क्या है, ये एआई आधारित सिस्टम है। अमेज़न का इको एआई सिस्टम जो है, अमेज़न का एआई आधारित सिस्टम है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अमेज़न का नहीं देखते हो आप तो देख लें गूगल असिस्टेंट। आप क्या देखें, गूगल असिस्टेंट भी आप देखते हैं तो गूगल असिस्टेंट भी यही काम करता है। आप कोई चीज को ढूंढना चाहते हैं तो गूगल असिस्टेंट पे जाएं, गूगल असिस्टेंट पे जाके बोल दें, गूगल असिस्टेंट पे आप जाके बोल दें कि हमें ये वाला रास्ता बता दो, कि ग्वालियर कहाँ पे है, कि इंदौर कहाँ पे है, यहाँ से हमें इंदौर जाना है तो इंदौर के कितने रूट हो सकते हैं। आप सिर्फ गूगल असिस्टेंट पे जाओ और बोल दो, तो आपकी वो स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, स्पीच को पहचानेगा। स्पीच को पहचानने के बाद वो क्या करेगा, आपको वह रास्ता दिखा देगा कि कौन सा रास्ता है, कैसे जाना है। इस चीज को समझना, वो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके वो आपको क्या दिखा देगा, इंदौर जाने के रूट दिखा देगा। ठीक है, तो आप किसमें देख सकते हैं, गूगल असिस्टेंट में भी एआई सिस्टम मौजूद है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मौजूद है। जैसे आप अपनी बुद्धि का यूज कर कर इंदौर जाने के रास्ते ढूंढते, उसी प्रकार किसने गूगल असिस्टेंट ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज कर कर आपके लिए बुद्धिमत्ता के रास्ते दिखा दिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएं, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, ये आपको क्लियर हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस चीज को कहते हैं, या किस चिड़िया का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आप समझे, जब हम किसी मशीन को ऐसे सॉफ्टवेयर देते हैं कि वह मशीन इंसानों की तरह सोच सके, तो हम उसे कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे आप सोचकर इंदौर के लिए रास्ता निकालते, उसी प्रकार गूगल असिस्टेंट ने आपके लिए सोचकर इंदौर जाने के रूट दिखा दिए। ठीक है, तो आप गूगल असिस्टेंट भी देख सकते हो। ओके गूगल भी काम करता है, ओके गूगल यूज किए होंगे ना, गूगल, ओके गूगल, आस्क गूगल, ये गूगल के हैं, ओके गूगल है, आस्क गूगल है, तो आपने यूज किए होंगे। इसमें क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पे काम करते हैं कि आप बोलोगे तो बोलने के बाद ये सुनेंगे और सुनने के बाद आपको आंसर दे देंगे। आप इनसे पूछें कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, वो भी बता देंगे। आप ये पूछें कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो वो भी बता देंगे कि मुमताज की याद में अकबर ने बनवाया। ठीक, सॉरी, अकबर नहीं, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो वही भी बता देंगे मुमताज की याद में किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, तो ये चीज भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट हैं, ओके गूगल हैं और आस्क गूगल हैं, ये आपको मिलेंगे। ये क्या है, ये अपने आप में एआई आधारित क्या है, सिस्टम है। इनमें किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग हुआ है, इस बात को याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं, आप ये चीज समझ गए कि बौद्धिक
चीज किसको कहते हैं, तो आपने समझ लिया कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो, स्मृति पावर हो, उस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो या विश्लेषण करने की क्षमता हो या नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो हम उसे कहते हैं बौद्धिक। देखो अब देखोगे आप, जैसे आजकल के जो इकोसिस्टम आप देख रहे हो या गूगल देख रहे हो, ओके गूगल देख रहे हो, गूगल असिस्टेंट देख रहे हो, इनके अंदर स्मृति पावर तो मौजूद है, इस बात को याद रखना। इनके अंदर आपको स्मृति पावर तो मौजूद है, मतलब मेमोरी पावर मौजूद है, इस बात को याद रखना। जैसे आप जानते हो, आप एक किसी चीज को बार बार उस पर यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट पे बार बार सर्च करते हो या गूगल पे बार बार सर्च करते हो, तो आपकी उस चीज को, आपकी उस फेवरेट चीज को ये अपनी मेमोरी में रख लेता है कि आपको क्या पसंद है, तो वह अपने आप सजेस्ट करेगा आपको समय पे, कि आप जिस समय पे देखते हो उस समय पे आपको ये सजेस्ट कर रहा होगा, कौन, गूगल असिस्टेंट या अमेजोन का। ठीक है, इस चीज को समझना। इनके अंदर स्मृति पावर तो मौजूद है, कुछ हद तक देखना चाहें तो विश्लेषण भी करते हैं, कुछ हद तक अगर देखना चाहें तो विश्लेषण भी करते हैं प्रोडक्टों का। प्रोडक्ट का विश्लेषण करेंगे कि आपको 4-5 प्रोडक्ट दिखा देंगे। आपने देखा कभी अमेजोन पे आपने शॉपिंग की हो, आपने अमेजोन पे शॉपिंग करी हो, तो आप देखेंगे कि ऊपर एक आध प्रोडक्ट मौजूद है, ऊपर आप जो चीज़ खोज रहे हो उसके नीचे एक सिमिलर प्रोडक्ट भी मौजूद होता है, सिमिलर प्रोडक्ट हो सकता है इसकी कीमत 600 रुपए हो, लेकिन सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ पे भी दिखाया जाएगा जिसकी कीमत हो सकता है 499 हो। तो वो विश्लेषण कर आपको ये प्रोडक्ट भी साइड में दिखा रहा है कि आप देखो ये प्रोडक्ट तो खरीद रहे हो, 599 रुपए का है, आप इसको भी देख सकते हो, सेम प्रोडक्ट है, चीज एक ही है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत कम है। तो आपको ये विश्लेषण करके दिखा रहा है, आपको इस चीज को समझना। जिसके पास स्मृति पावर है उसके आधार पर ये विश्लेषण कर रहा है, लेकिन विश्लेषण करने में कहो कि मानव की तरह विश्लेषण कर दे, वो नहीं कर पाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, मानव की स्मृति की क्षमता असीम है, इस बात को याद रखें। ठीक है, मानव ने कंप्यूटर बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने मानव को बनाया, इस बात को याद रखना। तो स्मृति पावर मौजूद है, विश्लेषण की क्षमता मौजूद है, लेकिन नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, इस बात को याद रखें। अभी जो एआई सिस्टम है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सिस्टम है, उसमें नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता मौजूद नहीं है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वह उन्हीं सॉफ्टवेयरों पर काम करता है, या आप जो चीजें उससे पूछ रहे हो वह उन्हीं चीजों पे काम करेगा, वह उन्हीं चीजों को दिखाएगा, वह अपने अंदर से कोई नए विचार या नया कोई चीज डेवलप नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। तो नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता अभी नहीं मौजूद है, किसमें, कृत्रिम मशीन में, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग आप रोबोट में करोगे तो रोबोट भी उन्हीं चीजों को मानेगा जो चीजें आपने सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाले हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग रोबोट लक्ष्मी में भी किया जाएगा, रोबोट सोफिया में भी किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, इस बात को याद रखना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग रोबोट सोफिया में हुआ तो रोबोट सोफिया अपने खुद के विचार उत्पन्न करके खुद बातें करने लगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, जिस चीजों पे वो वर्क कर रही है वही विचार उत्पन्न कर सकती है, नए विचारों को खुद डेवलप नहीं कर पाएगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे ये बात मान के चलो आपने ताजमहल पूछा तो वह एक इंटरनेट से कनेक्ट है, तो डायरेक्ट ताजमहल पे पहुंच जाएगी, डायरेक्ट ताजमहल। तो ताजमहल के संदर्भ में जितनी जानकारी मौजूद है उस जानकारी के बिहाफ पे वो बात कर सकती है इंटरनेट पर। ठीक है, लेकिन खुद के नए विचार डेवलप करने लगे वो नहीं कर सकती, इस बात को याद रखना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्मृति पावर मौजूद है, विश्लेषण करने की कुछ क्षमता मौजूद है, इस बात को याद रखना, लेकिन नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता में नहीं नजर आ रही है, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखें 1956 में ग्रीष्म काल में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 1956 में आप देखोगे डार्टमाउथ कॉलेज के कैंपस में 1956 में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसी सम्मेलन में जो जॉन मैकार्थी हैं, इसी सम्मेलन में जो जॉन मैकार्थी होंगे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करेंगे। जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक बड़े स्तर पर परिभाषित करते हैं डार्टमाउथ सम्मेलन में, इस बात को याद रखना। डार्टमाउथ कॉलेज सम्मेलन जो आयोजित होगा 1956 में, इसमें क्या होंगे, जॉन मैकार्थी हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है, और उन्होंने इसमें परिभाषित किया था, उसको भी लिख सकते हैं कि किस में परिभाषित किया था, द साइंस, उन्होंने कहा था द साइंस
एंड इंजीनियरिंग, द साइंस एंड इंजीनियरिंग, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंसी, मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। तो याद रखें, जो जॉन मैकार्थी हैं वो क्या करते हैं, जॉन मैकार्थी द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंसी मशीन, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंसी मशीन, याद रखें, ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन। इसमें क्या करेंगे, इसके नाम से, इस नाम से ये इसको परिभाषित करेंगे, किसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन में। जब ये परिभाषित करते हैं, जॉन मैकार्थी पहले बार परिभाषित करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, इसलिए जॉन मैकार्थी को ही क्या कहा जाएगा, जॉन मैकार्थी को ही पितामह कहा जाएगा, यहाँ पिता कहा जाएगा, किसका, एआई का पिता कहा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता कहा जाएगा जॉन मैकार्थी को। किस आधार पे कहा जा रहा है, क्योंकि 1956 के सम्मेलन में जॉन मैकार्थी ने ही इसको क्या किया था, परिभाषित किया था, इसलिए जॉन मैकार्थी को ही क्या कहा जा रहा है, उसका पिता कहा जा रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद देखें आप, तो एक भाषा भी जॉन मैकार्थी विकसित करेंगे, आप नाम याद रख सकते हैं उस भाषा को, उसका भाषा का नाम है लिस्प। लिस्प भाषा है, जिसको, लिस्प एक आर्टिफिशियल की भाषा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप करने की भाषा है, उसका नाम है लिस्प। इस चीज को याद रखें कि लिस्प भाषा भी कौन डेवलप करेंगे, जॉन मैकार्थी डेवलप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। इस बात को याद रखना, क्योंकि लिस्प भाषा का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ही होता है, ठीक है। अब लिस्प भाषा की फुल फॉर्म देखोगे तो हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प का अर्थ होगा लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लिस्प जो भाषा है वो जॉन मैकार्थी ही डेवलप करेंगे, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात एआई के लिए, इस बात को याद रखना। इसके बाद देखते हैं, तो 1956 में सम्मेलन होता है, तो उसी सम्मेलन से एआई की आधारशिला रखी गई। तो आपने देखा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जॉन मैकार्थी के द्वारा परिभाषित किया गया, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी ने एआई को परिभाषित कर दिया, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी क्या कह रहे हैं कि एक मशीनों के लिए, जो मशीन है उनके लिए एक इंटेलिजेंसी का या इंटेलिजेंट के रूप में मशीन को बनाने हेतु कार्य कर सकती है। इस चीज को समझना, जॉन मैकार्थी क्या बोले अपने सम्मेलन में कि हम मशीनों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, मशीन इंसानों की तरह सोच सकती हैं, हम उसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, एआई का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक भाषा भी विकसित की, वह भाषा क्या थी, लिस्प, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझें, एक चीज समझना, जॉन मैकार्थी ने जैसे ही बोला कि हम मशीनों के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ला सकते हैं, तो मशीन भी क्या कर सकती, इंसानों की तरह सोच सकती हैं। जैसे ही क्या कह सकते हैं, विश्व स्तर पर खलबली मच गई, विश्व में खलबली मच गई। इस चीज को समझना, मशीन इंसानों की तरह सोच सकती, तो विश्व में खलबली मच गई कि विश्व अब सोचने लगा कि अगर मशीन आ गई जो इंसानों की तरह सोचेंगी, अर्थात मशीन इंसान बन जाएंगी। अगर मशीन इंसान बन गई तो फिर समझना उनके नैतिकता संबंधी मुद्दे उठेंगे, मशीन के नैतिकता संबंधी, कि मशीन को दास बनाकर यूज ना किया जाए, कि मशीन को दास बनाकर हम यूज करें। जैसे आपने देखा होगा कि जब रोबोट आया, तो रोबोट के आने के बाद रोबोट संबंधी मुद्दे उठे, रोबोट की नागरिकता संबंधी मुद्दे उठते हैं कि अगर मानव रोबोट बनाया जाता है, मानव सदृश अगर मेरे शकल का रोबोट बनाया जाता है, तो हो सकता है कि जो मेरे संदर्भ में जो मेरी नागरिकता है और रोबोट की नागरिकता दोनों टकराने लगे। क्यों? क्योंकि मेरा जैसा रोबोट नजर आ रहा है। इस चीज को समझना, इसके संदर्भ में मुद्दे उठते हैं। तो मुद्दे उठे तो 1970 और 1980 के दशक में आप देखोगे, 1956 में आप देखते हो जॉन मैकार्थी बात करते हैं, लेकिन 1970 और 1980 के आप दशक में देखोगे, 1970 और 1980 के दशक में देखोगे तो इंसानों ने इस पर काम करना बंद कर दिया था। इस चीज को समझना, जो वैज्ञानिक थे विश्व स्तर पर, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में काम करना कम कर दिया। इनको धन नहीं मिलना स्टार्ट हुआ। जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, इनको सरकार ने फंड देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि उस समय नैतिकता के मुद्दे
उठ चुके थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में। लेकिन जैसे 21वीं शताब्दी आती है तो 21वीं शताब्दी के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पुनः उछाल आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपने बड़े स्तर पर बढ़ने लगती है। कब? 21वीं सदी के साथ में, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत विकास देखोगे जो आपको 20वीं शताब्दी में नजर आएगा। तो 20वीं शताब्दी में जो भी विकास नजर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में विकास नहीं आएगा, कंप्यूटर के तहत आएगा। याद रखना, किसके तहत? कंप्यूटर। वो कंप्यूटर का विकास कर रहे थे, तो कंप्यूटर के संदर्भ में जिन आर्टिफिशियल प्रोग्रामों का विकास किया गया, तो बस वही विकास आपको 20वीं शताब्दी में नजर आता है। लेकिन सिंगल अगर कहना चाहें कि आप ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए काम किया गया हो तो 21वीं शताब्दी से किया गया। तो आपको पता है, चाहे वो श्री हो, चाहे वो एप्पल का जो श्री है, चाहे अमेजॉन हो, चाहे ओके गूगल हो, ये सब कब नजर आएंगे? आपको 21वीं शताब्दी में ही नजर आते हैं, 20वीं शताब्दी में नजर नहीं आएंगे। 20वीं शताब्दी में आप देखोगे तो कंप्यूटर के संदर्भ में विकास किया जाएगा। तो कंप्यूटर को अच्छा बेहतर बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। तो बस कंप्यूटर रोबोट के संदर्भ में दिखाई देगा 20वीं शताब्दी में। और अगर आप देखो कि सिंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम हुआ हो तो वो 21वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि मैंने बताया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में नैतिकता संबंधी मुद्दे आ गए थे कहां पे? 20वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? तो देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा जो उपयोग अभी नजर आ रहा है वर्तमान में, वो वर्तमान में सबसे बड़ा उपयोग है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, याद रखना, आभासी है, वर्चुअल है। असिस्टेंट तो है हमारा खुद का, लेकिन आभासी है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। इस बात को याद रखें। जैसे आप जानते हो वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जो काम कर रहे हैं, जो ऐप काम कर रहे हैं, आप देखें तो गूगल असिस्टेंट काम कर रहा है वर्चुअल। आप इनके माध्यम से आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने जाने का रास्ता, कहीं जाना है तो आप रास्ता ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप अलार्म सेट कर सकते हैं, आप किसी का फोन लगवा सकते हैं। तो आपके असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तो आप देखना चाहें एलेक्सा, क्या? एलेक्सा। अगर एलेक्सा देखना चाहें तो किसका है? अमेजन का, अमेजन कंपनी का, ये अमेजॉन कंपनी का है एलेक्सा। ये 2014 में आएगा, नवंबर 2014 में आएगा एलेक्सा। इस चीज को याद रखें, एलेक्सा कब आता है? नवंबर 2014 में। एलेक्सा किसका है? अमेजॉन का। ये भी क्या है? एक तरह का गूगल असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट की तरह पे काम करेगा, लेकिन ये किसका है? अमेजॉन का, ठीक है। उसके बाद देखें बिक्सबी। अब बिक्सबी देखो तो अप्रैल 2017 में आएगी। कब आएगी? अप्रैल 2017 में आएगी बिक्सबी। अप्रैल 2017 में बिक्सबी आएगी। ये किसकी है? सैमसंग की। ये भी सेम गूगल असिस्टेंट जैसे काम करता है, जैसे एलेक्सा काम कर रहा है, उसी प्रकार सैमसंग ने अपने लिए जो बनाई है वो है गूगल असिस्टेंट बिक्सबी। याद रखना ये किसमें? सैमसंग कंपनी में। इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें तो एक और है सीरी। ये किसकी है? एप्पल की। याद रखें, जो सीरी है वो एप्पल की है। तो सबसे बड़ा जो उपयोग अभी वर्तमान में नजर आ रहा है एआई का, वो है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर, जिसमें आपने देखे गूगल असिस्टेंट काम कर रहा है, एलेक्सा काम कर रहा है, सीरी काम कर रहा है, बिक्सबी काम कर रहा है। ये सब असिस्टेंट हैं, इस बात को याद रखें। ये सब असिस्टेंट है जो आपकी मदद करते हैं। जैसे आप अपने फोन से आप टिकट बुक कर सकते हैं, आप फ्लाइट की, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं, आप किसी को कॉल करवा सकते हैं। तो ये सब एआई आधारित है, इस चीज को याद रखना। उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है। इनके निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या हुआ है? यूज हुआ है। उसके बाद देखें तो चैट बॉक्स। सेकंड अगर देखना चाहें तो सबसे बड़ा यूज दिखाई दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, वो है चैट बॉक्स। क्या है? चैट बॉक्स। अब चैट बॉक्स क्या है? चैट बॉक्स क्या होता है? आपने ऑनलाइन वेबसाइट देखी कि नहीं देखी है? ऑनलाइन वेबसाइट आप किसी पे जाएं, अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे एक होता है, आपको दिखेगा कि एक नीचे ऑप्शन आता है चैट करने का ऑप्शन आता है ना, दिखा है कि नहीं? आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने देखा है कि नहीं? जल्दी बताएं कि नीचे एक चैट का ऑप्शन आता है, चैट बॉक्स का, देखा है कि नहीं? जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करोगे तो वहां से सीधा आएगा हाय, लिख के आएगा हाय माय नेम इज, जो भी लिखा हो, जो भी नाम दिया हो उस समय, तो वो नाम बताएगा हाय मेरा ये नाम है। फिर ठीक है, आपसे पूछेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो ये क्या है?
ये वहां पे कोई उस समय ऑनलाइन नहीं है, वहां पे कोई लड़का या लड़की ऑनलाइन नहीं है जो आपसे बात कर रहा है, वहां पे जो है वो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स। अब ये चैट बॉक्स क्या है? एआई आधारित सिस्टम है। क्या है? एआई आधारित सिस्टम। इसको एक किसी चीज के लिए टारगेट किया गया है कि इसे बताया गया है कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो आप इनसे ये क्वेश्चन पूछें। और वो ये देखो क्या होता है, पहले से निर्धारित करते थे कि एक कस्टमर इस वेबसाइट पे आया है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एक कस्टमर अगर इस वेबसाइट पे आया है तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहले से ही उनके आंसर डेवलप कर लिए जाते हैं और इसको चैट बॉक्स को बता दिए जाएंगे। जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई है उसे बता दिए जाएंगे। अगर जैसे ही आप उन क्वेश्चनों का यूज करोगे, जैसे आप उन क्वेश्चनों का यूज करते हो, तैसे ही वो आपको आंसर दे देगा। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा आपने तो उसका आंसर वो दे देगा उन्हीं क्वेश्चनों में से। याद रखें, क्योंकि उसके पास आंसर पहले से ही है, उसके पास आंसर पहले से ही है। ऐसे मान के चलो, अगर कोई ट्रेन, रेलवे की देखो, आपने रेलवे ने एक चैट बॉक्स बनाया है। कौन सा है? आईआरसीटीसी का चैट बॉक्स। कौन सा है? आईआरसीटीसी का अगर चैट बॉक्स देखोगे तो चैट बॉक्स है वो आस्क दीक्षा, आस्क DISHA, दिशा, आस्क दिशा। तो याद रखें जी किसका है? आस्क दिशा किसका है? IRCTC, इंडियन रेलवे का ये चैट बॉक्स है। इस बात को याद रखना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जाएं, आप अपने ट्रेन की जानकारी, ट्रेन कहां से कहां जा रही है, आप टिकट वगैरह की ऑनलाइन जानकारी या टिकट वगैरह बुक करना चाहें तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसको पहले से ही सिखाया गया है, इसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम के माध्यम से फीड किया गया है कि अगर ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इनका आंसर ये हो सकता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इस चीज को समझें। आईआरसीटीसी ने कौन सा किया है? आस्क दिशा। याद रखें, आस्क दिशा जो है वो किसका है? आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे का चैट बॉक्स है। तो आपको चैट बॉक्स समझ में आ गया कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे जो नीचे ऑप्शन होता है चैट नाउ, चैट नाउ का जो ऑप्शन होता है वो चैट बॉक्स है, जिसपे आप जाकर चैट कर सकते हैं। और वहां पे जो चैट कर रहा है या जो चीज आपसे बातचीत कर रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सिंपल सी बात है। इस बात को याद रखना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का से यूज कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से यूज कर बनाया गया प्रोग्राम है जो निर्धारित सवालों का ही आपको आंसर दे सकता है। इस बात को याद रखना। आप ऊट पटांग सवाल बोलोगे तो वो आंसर नहीं देगा, वो निर्धारित सवालों का ही आंसर देगा। इसके बाद देखें तो वीडियो गेम में भी किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वीडियो गेम में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखें। वीडियो गेम में जैसे आप पबजी देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पबजी। तो पबजी में भी वीडियो गेम में भी क्या प्रयोग किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया। उसके फाइल को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है। इस बात को याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखना चाहें तो आप साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज है। इस बात को याद रखना। आप साइबर सिक्योरिटी बनाते हो तो वहां पे देखा ना आपने, फेस रिकॉग्नाइजेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? फेस रिकॉग्नाइजेशन। अब जो फेस को पहचान रहे हैं, आप देखो, आप लॉक को तभी खोल सकते जब आपकी आंखें स्कैन हो जाएंगी। आपकी आंखें स्कैन करने के लिए जो प्रोग्राम को निर्माण किया जा रहा है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो रहा है। तो आप इस चीज को समझें, जो साइबर सिक्योरिटी है, जो आपके कंप्यूटर वगैरह की सिक्योरिटी वगैरह आप जाने कि आप उनको मजबूत करने में भी आप देखो किसका यूज हो रहा है? एआई का यूज हो रहा है। फिंगरप्रिंटिंग से लेकर कि फिंगर के माध्यम से आप अपना लॉक खोल सकते हैं, फेस के माध्यम से आप लॉक खोल सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से आप लॉक खोल सकते हैं। तो वॉइस जो रिकॉग्नाइजेशन, जो आपकी वॉइस को पहचान रहा है वो कौन है, इस चीज को याद रखें। उसके अंदर आपकी वॉइस को पहचानने के अंदर एआई यूज हो रहा है। इस बात को याद रखें। आपकी वॉइस एआई पहचान रहा है, इस चीज को समझें। अगर आपकी जगह कोई अन्य व्यक्ति अगर आप जैसी वॉइस निकालकर अगर मोबाइल को खोलना चाहे तो नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाता? इस चीज को याद रखना, क्योंकि एआई जो है वो 100% वॉइस का मिलान करेगी। कभी कभार आपकी आवाज भी अगर गड़बड़ा जाए तब भी आप भी नहीं खोल पाओगे अपना मोबाइल। इस बात को याद रखना। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट माध्यम से आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में भी एआई का यूज हो रहा है। इस बात को याद रखें। इसके बाद देखें तो यूज में अगर देखना चाहें तो बुद्धिमान रोबोटों के निर्माण में भी किसका प्रयोग हो रहा है? एआई का प्रयोग हो रहा है। इस बात को भी याद रखें। जैसे आपने देखा
सोफिया एक रोबोट है जिसके निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है, एआई का प्रयोग हुआ है। तो आप सोफिया से बातचीत कर सकते हैं, तो सोफिया उनका आंसर देती है, क्योंकि आज आप जानते हो कि इंटरनेट पे अधिकांश सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो सोफिया डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट है, तो डायरेक्ट वहां से आंसर निकाल के आपको आंसर दे देती है। तो आप किसी भी चीज की पूछें, चाहे लाल किला का पूछे, चाहे ताजमहल का पूछे, वो आपको आंसर दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि उस बार इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इंटरनेट पर हर चीज का आंसर उपलब्ध है, तो वह उनसे जानकारी लेकर आपको आंसर उपलब्ध करा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग हुआ सोफिया। आप देखें लक्ष्मी रोबोट जो भारत में ही यूज हुआ है। लक्ष्मी रोबोट को कहां पे हुआ है, किसी को पता है तो जल्दी बताएं कमेंट में। लक्ष्मी रोबोट का यूज कहां पे हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं, किसी को पता है तो जल्दी बताएं कमेंट में। लक्ष्मी रोबोट आपने देखा होगा कि तमिलनाडु, कहां पे, तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक, कौन सी बैंक, सिटी यूनियन बैंक में लक्ष्मी रोबोट का प्रयोग हुआ था। मैंने आपको बताया था लक्ष्मी रोबोट का जो प्रयोग हुआ था वो कहां पे, तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक में। तो आप देखो यह जो लक्ष्मी रोबोट है जो बैंकिंग क्षेत्र में जिसका यूज हुआ है, यह भी एआई आधारित बनी है, इस बात को याद रखना। इसके निर्माण में भी एआई का यूज किया गया है लक्ष्मी रोबोट में। आप देखो तो गगनयान के लिए एक रोबोट प्रणाली बनाई गई है, उसका नाम क्या है, व्योममित्र। तो गगनयान जो मिशन है उसके लिए व्योममित्र जो प्रणाली बनाई गई है, इसको याद रखें। तो व्योममित्र के निर्माण में भी, व्योममित्र रोबोटिक प्रणाली के निर्माण में भी एआई का यूज हुआ है, जो गगनयान में यूज होगी, व्योममित्र। उसके बाद एक देखना चाहें तो एक फेमस रोबोट है सैम रोबोट। कौन सा रोबोट, सैम रोबोट। जो सैम रोबोट जो है वो न्यूजीलैंड का है, याद रखें। जो सैम रोबोट है 2019 में आएगा, न्यूजीलैंड का रोबोट है। तो इसके निर्माण में भी किसका प्रयोग हुआ है, इसको याद रखना, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है सैम के निर्माण में भी। ठीक है, तो आपने देखा कि बुद्धिमान रोबोट, हमें अगर बुद्धिमान रोबोट बनाने हैं जो आपके सवालों का क्या दे सकें, आंसर दे सकें। कि आप पूछते हो कि ताजमहल कहाँ है, आप पूछते हो कि ग्वालियर जाने का रास्ता कैसा है, या कैसे हम किस माध्यम से ग्वालियर जा सकते हैं, किस माध्यम से, किस रूट के माध्यम से हम इंदौर जा सकते हैं, इन सवालों का कोई जवाब दे, तो याद रखना वहां पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज करनी पड़ेगी। जैसे सोफिया को बनाने में, लक्ष्मी रोबोट को बनाने में, सैम रोबोट को बनाने में, व्योममित्र रोबोट को बनाने में किसका यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, आपने समझ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कहां पे कर सकते हैं। तो आपने देखा वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, वीडियो गेम के निर्माण में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो रोबोट हैं उनके निर्माण में कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखना चाहें तो आजकल विभिन्न प्रोग्राम डेवलप किए जा रहे हैं, वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जा रहा है। जैसे आप कोरोना वगैरह के संदर्भ में भी सरकार ने विभिन्न ऐप बनाए हैं, वहां पर भी क्या किया गया है, सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया है। ठीक है, जैसे आप देखना चाहें तो टेम्परेचर को मापने के लिए एक प्रणाली लगाई गई है। जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में मौजूद है, वहां पे जो टेम्परेचर को नापने के लिए प्रणाली लगाई गई है कि वो अपने आप वहां से कोई व्यक्ति गुजरेगा तो वो उसका टेम्परेचर नाप लेती है और बता देगी किसी को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आप सुनो, टेम्परेचर नापा, उसके बाद उसने क्या किया, विश्लेषण किया कि इस व्यक्ति को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया। तो समझे कि नहीं, विश्लेषण भी कर सकती है एआई कि इस व्यक्ति ने टेम्परेचर नापा इस व्यक्ति का, और टेम्परेचर नाप के विश्लेषण किया और विश्लेषण करके रिजल्ट दे दिया कि इसको बुखार है कि नहीं है। तो इस चीज को समझें, जो कहां पे प्रयोग हुआ, जो मैंने बताया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल आधारित टेम्परेचर नापने की डिवाइस का यूज किया गया है। ठीक है, तो विभिन्न प्रोग्रामों के निर्माण में सरकार क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज भी कर रही है, इस बात को भी याद रखें। ठीक है, अब कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसका विकास क्रम देख लेते हैं कि उसका विकास क्रम क्या रहा है। विकास क्रम देखें कि उसका विकास क्रम क्या रहा है, कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ है, वैश्विक स्तर पर, भारत स्तर पर कैसे विकास हुआ है, हम इस चीज को थोड़ा देख लें। तो याद रखें, पहला पॉइंट में आप देखें एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग
तो मैंने पहले ही बताया, तो जो आपको अधिकांश विकास नजर आएगा कहाँ पे, 20वीं शताब्दी में, वो कंप्यूटर के साथ में नजर आएगा, क्योंकि 20वीं शताब्दी में नैतिकता संबंधी मुद्दे उठते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता एआई पर, उस पर ध्यान जो देंगे वो कंप्यूटर पे देते हैं और कंप्यूटर के संदर्भ में एआई का विकास होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग का विकास होता है 1935 में, याद रखें 1935 में एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग प्रणाली आएगी, इस चीज को याद रखा। इसका जो निर्माण किया था वो एलन ट्यूरिंग ने किया था, इसे याद रखो, ट्यूरिंग ने इसका निर्माण किया था। किसका? जो एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग है उसका निर्माण 1935 में ट्यूरिंग ने 1935 में किसने किया? ट्यूरिंग ने किया। अब ये क्या था? ये स्मरण क्षमता युक्त था, याद रखें, स्मरण क्षमता इसमें मौजूद थे। तो आपने जाना है किसी चीज को बौद्धिक तब कहते हैं जब उसके अंदर एक जरूरी चीज है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? स्मरण क्षमता होनी चाहिए, मेमोरी पावर होनी चाहिए। तो इस चीज को समझें, जो एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग प्रणाली का विकास 1935 में किया जाता है, ट्यूरिंग के माध्यम से उसमें क्या मौजूद थी? स्मरण क्षमता मौजूद थी। तो स्मरण क्षमता मौजूद हुई, इसके आगे जो विकास होगा, फिर आगे जाके देखो स्मरण क्षमता के साथ साथ विश्लेषण क्षमता जुड़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता जुड़ेगी, तब जाके एक एआई प्रोग्राम पूरा बनता है, ठीक है। लेकिन याद रखें अभी भी नए विचारों को उत्पन्न करने में ये पिछड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखें हर्बर्ट साइमन, आगे देखें तो हर्बर्ट साइमन को याद रखें कि हर्बर्ट साइमन ने कहा था कि कंप्यूटर सोच सकते हैं। हर्बर्ट साइमन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सोच सकते हैं। इस बात को समझें, कंप्यूटर क्यों कहा जा रहा है, इस चीज को मैं बता चुका हूं। तो हर्बर्ट साइमन क्यों कह रहे हैं? हर्बर्ट साइमन कहते हैं कंप्यूटर सोच सकते हैं। अब इसने कहा किया कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, इसने ऐसा कमेंट किया, कंप्यूटर सोच सकते हैं। अब कंप्यूटर सोच सकते हैं तो इस चीज को समझे, सोचना अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर कोई मशीन सोच सकती है तो कहीं ना कहीं वह अपनी बुद्धि का यूज कर रही है, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मौजूद है। जैसे हर्बर्ट साइमन ने यह बात कही कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, तो इस बात से कंप्यूटर सोच सकते हैं, इस बात से क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक शाखा बन गई, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा बन गई। याद रखें, कंप्यूटर विज्ञान की एक क्या बन गई? शाखा बन गई। तो एक सोचें, कंप्यूटर विज्ञान की शाखा के रूप में आपको हर्बर्ट साइमन से दिखाई देगा कि हर्बर्ट साइमन ने जब बोलता है कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, तब से क्या हुआ कि कंप्यूटर विज्ञान की एक एआई एक शाखा बन गई कि कंप्यूटर सोच सकते हैं। तो कैसे सोचेंगे? तो इस शाखा के माध्यम से विकास दिखेगा आपको। कंप्यूटर को सोचवाने के लिए क्या करेंगे? एआई का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। तो हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कंप्यूटर सोच सकते हैं। इसके बाद देखें, अब कंप्यूटर को क्या करवाना है? सोचवाना है या सोचवाना है, इस चीज को समझें। तो क्या किया जाएगा? पहला प्रोग्राम विकसित किया जाएगा, पहला सफल प्रोग्राम। तो पहला सफल प्रोग्राम विकसित किया गया कंप्यूटर को सोचवाने के लिए, पहला सफल प्रोग्राम। तो याद रखिए पहला सफल प्रोग्राम क्या था, इस चीज को समझें। 1951 में जो क्रिस्टोफर स्ट्रेची होंगे, क्रिस्टोफर स्ट्रेची, 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा एआई का पहला सफल प्रोग्राम विकसित किया जाएगा। इस चीज को समझें, एआई का पहला सफल प्रोग्राम जो विकसित किया वो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि कंप्यूटर सोच सकते हैं, हर्बर्ट साइमन ने बोला। अब कंप्यूटर को सोचवाना है तो प्रोग्राम बनाना है एआई आधारित, क्योंकि एआई होगी तभी कंप्यूटर क्या कर पाएंगे? सोच पाएंगे। तो एक कौन सा पहला जो सफल प्रोग्राम है क्रिस्टोफर स्ट्रेची बनाएंगे और चेकर्स ड्राफ्ट पर रन किया जाएगा। याद रखें किस डिवाइस पर रन किया जाएगा इस प्रोग्राम को? चेकर्स ड्राफ्ट पर इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा, चेकर्स ड्राफ्ट पर। किस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को जो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने बनाया है, एआई आधारित प्रोग्राम, इसको रन किया जाएगा। तो पहला सफल प्रोग्राम है जिसको रन किया जाता है चेकर्स ड्राफ्ट पे। तो क्यों बनाया गया था? क्योंकि कंप्यूटर सोच सकते हैं, तो सोचेंगे तभी जब क्या होगा? एआई आधारित हमारे पास क्या होगा? प्रोग्राम होगा। ठीक है। इसके बाद देखें तो एक नया प्रोजेक्ट और आएगा, डेंड्रल प्रोजेक्ट। कौन सा? डेंड्रल प्रोजेक्ट। अब डेंड्रल प्रोजेक्ट क्या है, इस चीज को समझें। 1965 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ही दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इस चीज को समझें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पहला सफल प्रोजेक्ट तो वहां पे था। तो आगे देखते हैं 1965 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रोजेक्ट है। याद रखें, एआई आधारित प्रोजेक्ट है। ये भी
ठीक है। लेकिन पहला सफल प्रोजेक्ट तो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने बनाया था, लेकिन 1965 में भी एआई आधारित प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इस बात को भी क्या रखें, याद रखें। अब जो इस प्रोजेक्ट को जो विकसित करेंगे वो विकसित करेंगे एडवर्ड फेनबॉम और जोशुआ लेडरबर्ग, याद रखें। एडवर्ड फेनबॉम और जोशुआ जो लेडरबर्ग हैं वो इस प्रोग्राम को विकसित करते हैं, और यह प्रोग्राम जो डेंड्रल प्रोजेक्ट है या डेंड्रल प्रोजेक्ट भी जो है वह भी एआई आधारित प्रोजेक्ट होगा, इस बात को याद रखें। जो डेंड्रल प्रोजेक्ट है वो एआई आधारित प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य एआई के संदर्भ में विकास करना है या एआई के संदर्भ में प्रोग्रामों को क्या करना है, डेवलप करना है। इसके जो विकसित करता है तो एडवर्ड फेनबॉम और जोशुआ लेडरबर्ग हैं। कौन है? जोशुआ लेडरबर्ग, इस बात को याद रखें, कौन है? जोशुआ लेडरबर्ग, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद देखो जापान भी क्या करता है, इस संदर्भ में शोध करेगा। जापान भी एक योजना लेके आएगा, 5th जनरेशन। कौन सी योजना लेके आएगा? 5th जनरेशन। जापान भी पीछे नहीं रहा, तो जापान ने क्या किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित योजना लेके आया। तो याद रखें ये जापान की योजना है, किसकी योजना है? जापान की एआई आधारित योजना है, जापान की एआई आधारित योजना, इसको याद रखें। जापान की एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित क्या है, योजना है, कौन सी? 5th जनरेशन, इस बात को भी क्या कर रखें, याद रखें। इसके बाद 5th जनरेशन के बाद आप देखोगे तो एक किस्मेट, कौन सा? किस्मेट एक रोबोटिक प्रणाली का विकास किया जाएगा, इसमें याद रखें। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी का यूज करेंगे, किसमें? किस्मेट में। 1990 में आप देखें सिंधिया ब्रेजल ने 1990 में भावनात्मक रोबोट पे काम किया, याद रखें, भावनात्मक रोबोट पे काम किया, याद रखें, ठीक है। तो सिंधिया ब्रेजल जो हैं 1990 से क्या करेंगी, एक इमोशनल इंटेलिजेंसी से आधारित या इमोशनल इंटेलिजेंसी पर आधारित रोबोटिक प्रणाली के विकास पर काम करेंगे सिंधिया ब्रेजल। तो सिंधिया ब्रेजल क्या करेंगे, इसको बनाने में सफल रहेंगे, वह है किस्मेट, याद रखें। इसके अंदर आप देखना चाहें तो क्या क्या यूज होंगे, तो मुख्यतः जो आप देखोगे कैमरा का यूज होगा, कैमरा के और देखोगे तो माइक्रोफोन वगैरह, कैमरा वगैरह का यूज आपको दिखेगा, कैमरा माइक्रोफोन वगैरह इसमें लगे होंगे, ठीक है। लेकिन ये भावनात्मक रोबोट है, तो आप देखें विश्व का पहला भावनात्मक रोबोट है, याद रखें क्या है, विश्व का पहला भावनात्मक रोबोट। मतलब इसमें कौन सी इंटेलिजेंसी है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी, भावनात्मक रोबोट है, इस बात को याद रखें। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, याद रखें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह शामिल है, इस बात को याद। किस्मेट जो है वो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, क्योंकि यह विश्व का पहला इमोशनल इंटेलिजेंसी पर आधारित रोबोटिक प्रणाली थी जो सिंधिया ब्रेजल ने विकसित की थी। तो इस बात को याद रखें, जो किस्मेट सिंधिया ब्रेजल जो 1990 से इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और ये देखोगे तो विश्व का पहला भावनात्मक रोबोट बनेगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह शामिल होगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें डीप ब्लू। अभी वैश्विक स्तर पर जो इंपोर्टेंट चीजें हुई हैं, ठीक है, आप उन चीजों को जोड़ नहीं सकते हैं, इस बात को समझना, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अपन को देखना है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, चाइना में, हर जगह अपन को देखना है, तो चीजें जुड़ती बहुत कम है, इस चीज को समझें, ठीक है। इसके बाद आए डीप ब्लू। तो डीप ब्लू क्या है, तो आप ये देखें एआई आधारित कंप्यूटिंग प्रणाली है, एआई आधारित कंप्यूटिंग प्रणाली है, इसको याद रखें, ठीक है। एआई आधारित कंप्यूटिंग प्रणाली है जो मुख्यतः शतरंज के लिए बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी? शतरंज के लिए, इस बात को याद रखें। किसके लिए निर्मित की गई है? शतरंज के लिए निर्मित की गई है। कौन? डीप ब्लू। याद रखें एक प्रसिद्ध खिलाड़ी को हरा भी देगी शतरंज में, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम क्या है? गैरी
कैस्पारोव, याद रखें गैरी कैस्पारोव को जो हरा भी देगी कौन, डीप ब्लू, याद रखें डीप ब्लू क्या है, एआई आधारित कंप्यूटिंग प्रणाली है जो क्या करती है, गैरी कैस्पारोव को शतरंज में हरा देगी, इस बात को याद रखना। और तो डीप ब्लू अगर आ जाए तो याद रखना एआई आधारित प्रणाली है, शतरंज में, शतरंज के संदर्भ में काम करती है। और इसने किसको हराया था, गैरी कैस्पारोव, गैरी कैस्पारोव को हराया था, गैरी कैस्पारोव को किसने, डीप ब्लू ने, इसको याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें तो रोबोकॉप, रोबोकॉप देखें, रोबोकॉप क्या है, रोबोकॉप, तो इनमें इनके निर्माण में भी, रोबोकॉप के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया गया है, एआई का। तो याद रखें ये विश्व का पहला रोबोटिक पुलिस अधिकारी हैं, याद रखें विश्व के पहले रोबोटिक पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर कह लो या पुलिस अधिकारी हैं, याद रखें रोबोकॉप, ठीक है। तो रोबोकॉप क्या है, विश्व के पहले रोबोटिक पुलिस अधिकारी हैं, इस बात को याद रखें, रोबोकॉप। तो याद रखें इनके निर्माण में किसका प्रयोग होगा, एआई का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज होगा। ये कहां पे प्रयोग हुए हैं तो इसको भी याद रखें, ये दुबई पुलिस में शामिल हैं, दुबई की पुलिस में, ये दुबई की जो पुलिस है उसमें शामिल है रोबोकॉप, इस बात को याद रखें, दुबई की पुलिस में रोबोकॉप शामिल है, इस बात को क्या रखें, दिमाग में याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें सोफिया, इसके बाद देखें सोफिया, सोफिया किससे तो सब लोग जानते हैं, सोफिया को लोग पहचानते भी हैं कि सोफिया क्या है। तो आप देखें सोफिया, सोफिया एक रोबोट है और जिसके निर्माण में क्या होगा, सोफिया एक रोबोट है, ठीक है, एक सोफिया एक रोबोट है जिसके निर्माण में किसका यूज हुआ है, एआई का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है तभी आप देखो बात कर पाती है, आंसर दे पाती है आपके क्वेश्चनों का, ठीक है। तो एआई का यूज हुआ है किसके निर्माण में, इसके निर्माण में, इसका निर्माण जो करेगी वो हैंसन रोबोटिक कंपनी, कौन सी, हैंसन रोबोटिक कंपनी, याद रखें हैंसन रोबोटिक कंपनी, रोबोटिक कंपनी के डेविड हैंसन, याद रखें हैंसन रोबोटिक कंपनी के जो डेविड हैंसन हैं वो विकसित करेंगे किसको, सोफिया को, याद रखें डेविड हैंसन। तो डेविड हैंसन ने विकसित की है और ये हैंसन रोबोटिक कंपनी कहाँ की है, वो हांगकांग की है, इस बात को याद रखें, कहाँ की है, हांगकांग की, हांगकांग की कंपनी है डेविड, कौन सी, जो हैंसन रोबोटिक कंपनी, कौन विकसित करेंगे, डेविड हैंसन, इस चीज को याद रखें, ठीक है। अब इसको देखो 2016 में विकसित होगी, 2016 में विकसित होती है कौन, सोफिया, और 2017 में, अक्टूबर 2017 में से सऊदी अरब क्या दे देगा, अपने यहाँ की नागरिकता दे देगा, इस बात को याद रखें, कौन, सऊदी अरब, सऊदी जो अरब है ये अपने यहाँ की इसको नागरिकता दे देगा अक्टूबर 2017 में, इस बात को याद रखें, अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब किसको नागरिकता दे देता है, सोफिया को, ठीक है। और देखें तो 2017 में मुंबई टेक फेस्ट में आयोजित किया, देखो मुंबई में जो है कब प्रदर्शित हुई सोफिया, कब आई, तो 2017 में आई थी मुंबई टेक फेस्ट में, याद रखें कब आई थी, 2017 में मुंबई टेक फेस्ट, याद रखें मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित की गई थी, मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित की गई थी 2017 में सोफिया, इस बात को भी याद रखें, ठीक है। तो सोफिया को कहाँ की नागरिकता प्राप्त है, सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है, 2016 में डेविड हैंसन के द्वारा विकसित की जाएगी, डेविड हैंसन के द्वारा, हैंसन रोबोटिक कंपनी जो हांगकांग है ये विकसित करती है, और इसके कौन विकसित करेंगे, डेविड हैंसन। सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है, अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब को नागरिकता मिली। तो आप एक देखें सऊदी अरब के बाद देखना चाहिए एक फैक्ट यहीं पे याद रखें कि जो सऊदी अरब, यहां देखें संयुक्त अरब अमीरात, जो संयुक्त अरब अमीरात है, उस संयुक्त अरब अमीरात में एक एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, इसको याद रखें, एआई यूनिवर्सिटी की, कहां पे, यूएई में, कहां पे हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखें संयुक्त अरब अमीरात में एआई मतलब यूएई में क्या हुई है, एक एआई आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, एआई यूनिवर्सिटी, याद रखें एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो आज से पूछा जाए ऐसा विश्व में कौन सा देश है जहां पे एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, तो आप बता देना संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में क्या हुई है, एआई यूनिवर्सिटी की क्या हुई है, स्थापना हुई है, इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने वैश्विक स्तर पर देख लिया, जो वैश्विक स्तर पे एआई के संदर्भ में जो चीज़ें नजर आई है हमने वैश्विक स्तर पर देख लिया, ठीक है। अब हम भारत के स्तर पर देखते हैं कि भारत के स्तर पर एआई के संदर्भ में क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें नजर आई हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे विकास क्रम हुआ है भारत में।
तो भारत में एआई को देखते हैं, भारत में एआई, ठीक है। तो भारत में आप देखोगे तो 2018-19 में मुख्यतः क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा एआई पर। एआई पर मुख्यतः 2018-19 से बल दिया जाएगा नीति आयोग के माध्यम से। तो आप देखें 2018-19 का जो बजट आएगा, कब आएगा, 2018-19 का जो बजट है के बजट में 2018-19 के बजट में केंद्र सरकार कहेगी नीति आयोग से, केंद्र सरकार नीति आयोग से कहेगी कि आप क्या करें, एआई का विकास में अपनी योगदान निभाएं। तो एआई के विकास में नीति आयोग ने अपना भूमिका निभाना स्टार्ट करेगा 2018-19 से। तो फिर क्या करेगा, गूगल से भी समझौता करता हुआ नजर आएगा, कौन, नीति आयोग, ठीक है। तो आप देखें 2018-19 के बजट में केंद्र सरकार के माध्यम से नीति आयोग की मदद से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, बुद्धिमत्ता कार्यक्रम शुरू, याद रखें, ठीक है। तो केंद्र सरकार जब 2018-19 का बजट लेकर आती है तो उस बजट के माध्यम से क्या होगा कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की क्या होगी, शुरुआत होगी, कहां पे, 2018-19 के बजट से। तो आप देखोगे 2018 में ही नीति आयोग क्या करेगा, 2018 में नीति आयोग क्या करेगा, इस चीज को समझना, एक राष्ट्रीय रणनीति मसौदा जारी करेगा। 2018 में एक एआई आधारित राष्ट्रीय रणनीति मसौदा, याद रखें, राष्ट्रीय रणनीति मसौदा जारी करेगा, याद रखें, ठीक है। तो कब जारी किया, 2018 में, क्योंकि 2018-19 से ही एआई पर बल देना स्टार्ट हुआ। तो केंद्र सरकार ने जब नीति आयोग को कहा तो नीति आयोग से बोला कि आप क्या करें, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम शुरुआत करें। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए 2018 में नीति आयोग क्या करता है, एआई आधारित राष्ट्रीय रणनीति मसौदा क्या करेगा, जारी करेगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। और आगे देखें नीति आयोग ने और काम क्या किया, नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई, किसके लिए, एआई के लिए नीति आयोग ने उपाध्यक्ष, याद रखें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष कौन, राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी, राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक एआई के लिए क्या की, एक समिति गठित करी, इस बात को भी याद रखें। तो एक नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग भारत में एआई के विकास के लिए काम कर रहा है, इस बात को याद रखें। 2018-19 के बजट में बोला जाता है कि आप कार्यक्रम बनाए तो आप वो क्या करता है, एक एआई आधारित राष्ट्रीय रणनीति मसौदा जारी करेगा। और उसके बाद देखो एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी भी एआई कमेटी गठित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एक नीति आयोग राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेगा। आगे देखें आप, नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग गूगल से समझौता भी करेगा। तो नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग जो है किसके लिए, एआई के लिए गूगल से समझौता भी करेगा, गूगल से क्या करेगा, समझौता भी करेगा, इस बात को याद रखें। गूगल से क्या करता है, गूगल से समझौता भी करेगा, ठीक है, गूगल से समझौता भी करता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखें। एआई के विकास के लिए भारत में जो सबसे बड़े स्तर पे काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ही क्या करेगा, एआई के विकास के लिए गूगल से समझौता भी करेगा, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। तो भारत में जो फिर इतना बड़े स्तर पे जब एआई के संदर्भ में काम किया जाएगा तो आप भी जानते हो सबसे ज्यादा जो विकास भारत के किस क्षेत्र में दिखेगा, तो आईटी आधारित जो क्षेत्र फेमस है वो सबको पता है। बताओ भारत में आईटी सेक्टर में जो क्षेत्र फेमस चलता है वो कौन सा क्षेत्र है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में आईटी के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे रहता है भारत में, जल्दी बताएं कौन सा। हाँ, भारत की सिलिकॉन वैली सबसे आगे रहती है। तो आपको जो आईटी सेक्टर, तो आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आईटी सेक्टर से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा जो विकास भारत के जिस क्षेत्र में दिखेगा वो भारत की सिलिकॉन वैली में ही आपको नजर आएगा। तो बेंगलुरु शहर जो याद रखें, बेंगलुरु शहर है वो एआई का केंद्र बन जाएगा, इसको याद रखें। जो भारत में एआई का जो केंद्र है वो है बेंगलुरु शहर, इस बात को याद रखें कि भारत में जो एआई का केंद्र बनकर जो उभरता है वो नीति आयोग के प्रयासों से वो उभरेगा बेंगलुरु शहर, क्योंकि बेंगलुरु शहर में जो उसके यहाँ पे जो आधारभूत संरचना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए
लायक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए वो अपने आप में आधार मौजूद कराती है। इस चीज़ को समझें। कौन? बेंगलुरु की संरचना, इस बात को याद रखें, क्योंकि बेंगलुरु पहले से ही हब है, बेंगलुरु पहले से ही टेक्नोलॉजी का हब है, उसके पास में सुविधाएं मौजूद हैं, तो एआई के केंद्र के रूप में बेंगलुरु उभरता है, ठीक है। लेकिन आप देखें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है। दिल्ली में देखें तो दिल्ली क्या करता है, 2020 में घोषणा करेगा कि दिल्ली में क्या खोला जाएगा, स्कूल ऑफ एआई। क्या खोला जाएगा? स्कूल ऑफ एआई, स्कूल ऑफ एआई खोला जाएगा दिल्ली में, याद रखें। तो दिल्ली में स्कूल ऑफ एआई खोला जाता है, फिर क्या करता है, स्कूल ऑफ एआई कहां पे खोला जाएगा? दिल्ली में। आगे देखें आप तो हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद भी रुकेगा नहीं, वो भी क्या कहेगा, आप स्कूल ऑफ एआई खोल रहे हो कहाँ पे? दिल्ली में, तो हम क्या खोलेंगे, हम आईआईटी हैदराबाद हैं, हम क्या करेंगे, आईआईटी हैं, तो हम क्या करेंगे, बीटेक कराएंगे। किसमें कराएंगे? एआई में बीटेक, एआई में बीटेक स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एआई में बीटेक स्टार्ट कर देंगे। कहाँ पे? जो आईआईटी हैदराबाद है वो भी पीछे नहीं हटता, वो कहता है कि हम एआई में बीटेक स्टार्ट कराना कर देंगे। तो एआई में बीटेक स्टार्ट जो होती है वो कहाँ पे होती है? आईआईटी हैदराबाद में। इस बात को भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें प्रधानमंत्री क्या करते हैं। प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में एआई के विकास के लिए एक मान के चलो एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। कब? 2020 में, अप्रैल 2020 में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। कहाँ पे? एआई के विकास के लिए। लेकिन अप्रैल में होता नहीं है, कोरोना की वजह से आगे बढ़ जाता है, तो अक्टूबर में होता है। तो वो कार्यक्रम कौन सा? तो याद रखें, सामाजिक सशक्तिकरण। कार्यक्रम का नाम याद रखें, क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन, याद रखें, ठीक है। तो ये सम्मेलन था कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। ये सम्मेलन क्या था कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। तो इसके लिए कौन? मोदी जी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, वो घोषणा करेंगे कि इस सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अप्रैल में, अप्रैल 2020 में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा इस सम्मेलन को। लेकिन कोरोना आ जाता है, तो आपने देखा कोरोना के कारण बहुत से कार्यक्रम आगे बढ़ गए थे। तो ये कार्यक्रम भी आप जाके जो होगा वो अक्टूबर 2020 में होगा, याद रखें। अक्टूबर 2020 में हुआ ये कार्यक्रम, याद रखें। तो अप्रैल 2020 में जो होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है कोरोना की वजह से, वो कब होता है? अक्टूबर 2020 में होता है। तो याद रखें जो कहां पे हुआ है? दिल्ली में। इस बात को याद रखें। जो दो डाटा पूछे जा सकती हैं, ये दिल्ली में हुआ था। घोषणा किसने की थी? हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने घोषित किया था इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम की जो करने वाला या घोषणा करने वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जिन्होंने घोषणा की थी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। तो कहां पे होना था? अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में होना था, लेकिन होता कहां है? अक्टूबर 2020 में होगा, अप्रैल 2020 में नहीं होगा। इस बात को याद रखें, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तेलंगाना राज्य जो है वो 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित कर देगा। कौन सा? तेलंगाना राज्य। इस बात को भी याद रखें। तेलंगाना जो राज्य है वो 2020 को क्या कर देता है? 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित कर देगा। क्या कर देगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष। तो इस चीज को भी याद रखना, किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया? तो याद रखें 2020। तो 2020 घोषित करने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो वर्ष 2020 को घोषित किया है वो है तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य को भी आप क्या करें? याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें आप तो कपिल देव कौन है? पूर्व क्रिकेटर। आप जानते हो कपिल देव को। कपिल देव पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्होंने क्या किया है? एक कंपनी है एआई आधारित, एक कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप याद रखें वो कौन सी कंपनी है? हार्मोनिजियर इंडिया, याद रखें। हार्मोनिजियर एक कंपनी है जिसमें क्या किया है? कपिल देव ने इन्वेस्ट किया है, याद रखें। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपिल देव ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है? तो याद रखें हार्मोनिजियर इंडिया में इन्वेस्ट किया है कपिल देव ने। इस बात को आप क्या करें? याद रखें, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अपन ने कुछ डाटा देखे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डाटा और देखेंगे, वो देखेंगे फैक्चुअल डाटा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखें आप मध्य प्रदेश में देखें तो एक चीज याद रखें, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में
रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का यूज हुआ है, रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग हुआ है। कहां पे प्रयोग हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम, याद रखें। तो रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का यूज हुआ है कहां पे? मध्य प्रदेश में रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का यूज हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का यूज होता है, इस बात को याद रखें। मध्य प्रदेश में रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का यूज होगा, वो इंदौर में। अब इसमें रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम में क्या है? एक कैमरा होगा, ठीक है, कैमरा है, एलईडी है, टाइमर सेट है ट्रैफिक में कि टाइमर इतना टाइम लगता है, आप इतने समय में निकल सकते हो। तो इसमें भी क्या यूज हुआ है? रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम बनाने में एआई का यूज हुआ है, इस चीज को याद रखें, एआई को। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम, इस बात को याद रखें। ठीक है, अब कुछ संस्थाएं देखते हैं जो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए काम कर रही हैं। हम उन कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। ठीक है, तो संस्थाएं देख लें, कुछ संस्थाएं देखें। तो सबसे जो बड़ी संस्था है जो वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए काम करती है, वैश्विक स्तर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए काम करती है वह संस्था देखें, वो संस्था है ट्रिपल एआई। ट्रिपल एआई, अब ट्रिपल एआई क्या है? एसोसिएशन, 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 एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट of artificial इंटेलिजेंसी। ठीक है, आई मतलब इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ट्रिपल ए का मतलब है एसोसिएशन एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल, इस बात को याद रखें, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ट्रिपल एआई, याद रखें। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना जो होगी वो 1979 में होगी, इस बात को याद रखें। 1979 में ट्रिपल एआई की स्थापना होगी। इसका जो मुख्यालय है उसको भी याद रखें, जो मुख्यालय जो है वो है यूएसए में। यूएसए में आप देखोगे कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया जो प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत का पाओ आल्टो, कौन सा है जगह? पाओ आल्टो, याद रखें। कैलिफोर्निया प्रांत के पाओ आल्टो में इसकी स्थापना होगी, किसकी? ट्रिपल एआई की, इस बात को याद रखें। ट्रिपल एआई जो वैश्विक स्तर पर किसके संदर्भ में काम कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विकास के लिए काम कर रही है ट्रिपल एआई। ठीक है, इसके बाद भारत में जो काम कर रही है, तो भारत में एक डीआरडीओ की सहायक संस्थान है, भारत में एक डीआरडीओ की सहायक संस्थान है, वो है CAIR। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे, CAIR का सेंट्रल, या आप देखें सेंट्रल आगे देखें फॉर आर्टिफिशियल सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स। तो याद रखें, एक का नाम क्या होगा? सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स। तो ये क्या होगा? CAIR, C मतलब सेंटर, A मतलब आर्टिफिशियल, I मतलब इंटेलिजेंसी, R मतलब रोबोटिक्स। इस चीज को याद रखें। भारत में जो काम कर रही है सबसे बड़ी संस्था यही है। इसकी स्थापना जो की जाएगी 1986 में की जाएगी। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और भारत में जो है ये DRDO की सहायक संस्थान है, इस बात को याद रखें। DRDO की जो है सहायक संस्थान है। ठीक है, DRDO की सहायता करने के लिए इसको निर्मित किया गया था, लेकिन ये किसमें काम कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट के निर्माण में काम करेगी, इस बात को याद रखें। जो CAIR है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट के निर्माण में काम करेगी। ठीक है, इसके बाद देखें, भारत सरकार में एक पोर्टल भी शुरू होगा, एक पोर्टल शुरू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल, याद रखें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल की शुरुआत होगी भारत में। वो कब होगी इस बात को याद रखें? वो होती सितंबर 2020 में, इस बात को याद रखें। सितंबर 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल की शुरुआत होगी भारत में, इस बात को भी क्या रखें? याद रखें। ठीक है, इसके बाद गूगल डीप माइंड, एक प्राइवेट कंपनी, इसको भी याद रखें। गूगल डीप माइंड
गूगल डीप माइंड एक प्राइवेट कंपनी, इस बात को याद रखें। पहले एक ब्रिटिश कंपनी थी, अब यूएसए के पास में, इनको गूगल ने खरीद लिया है, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी गूगल डीप माइंड। इसका मुख्यालय जो आप देखोगे लंदन में है। कहाँ है मुख्यालय? लंदन में है। और 2010 में स्थापित होगी। कब स्थापित होगी? 2010 में स्थापित होगी। लेकिन 2014 में इसे क्या करेगा? गूगल खरीद लेगा। क्या खरीदेगा? गूगल इसे क्या कर लेता है? खरीद लेता है। गूगल खरीद लेगा कब? 2014 में। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, डीप माइंड से नाम चेंज हो जाएगा, गूगल डीप माइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूगल डीप माइंड। तो याद रखना, गूगल डीप माइंड का जो मुख्यालय लंदन में 2010 में स्थापना होती है, 2014 में गूगल खरीद लेगा और इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज होकर हो जाएगा गूगल डीप माइंड। इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें कुछ चीजें। आप फैक्चुअल डाटा देखते हैं, जहाँ सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा कुछ देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। तो आप देखें कुछ भाषाएं हैं जिनका निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बनाने में किया जाता है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे आधारित जो प्रोग्राम बनते हैं वो इन्हीं भाषाओं को यूज कर बनते हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? एआई भाषाएं, याद रखें। एआई वाली जो भाषाएं कौन कौन सी, इस बात को याद रखें। वो देखो, एक होगा जूलिया, लिस्प लिखें, प्रोलॉग, जूलिया, लिस्प है, प्रोलॉग है, पाइथन, कौन सा? पाइथन, जूलिया, लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन, ठीक है। और एक है जावा, कौन सी? जावा। तो इनको याद रखें। ये कौन सी भाषाएं हैं? ये वो भाषाएं हैं जिनका उपयोग कर किसका निर्माण किया जाता है? एआई प्रोग्राम का, ठीक है। कौन कौन सी? जूलिया, लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन और जावा। इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें जो प्रोलॉग भाषा है, जो मैंने आपको बताई है, प्रोलॉग भाषा है, इसका विकास जो करते हैं वो विकास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। उनका नाम क्या है? एलन, याद रखें नाम क्या है? एलन कॉलमेरोर, याद रखें। एलन कॉलमेरोर हैं जो प्रोलॉग भाषा का विकास करेंगे। इस बात को याद रखें, फ्रांस के हैं, ठीक है। लेकिन इस भाषा को यूज कब होगा? इस भाषा का यूज शुरू होगा 1973 से। तो 1973 से कंप्यूटर में इसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में एआई जो प्रोग्राम होंगे उनके निर्माण में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोलॉग का 1973 से। लेकिन इसका निर्माण जो है फ्रांस के एलन कॉलमेरोर ने किया था। इस बात को याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखें अगला फैक्चुअल डाटा, RAI एक स्टार्टअप है, एआई आधारित स्टार्टअप, याद रखें। जो एआई है, एआई आधारित स्टार्टअप है, ठीक है। एआई आधारित क्या है? स्टार्टअप कंपनी, याद रखें, ठीक है। तो एआई आधारित स्टार्टअप है RAI, ठीक है। ये कब शुरुआत हुआ इसका याद रखें? 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम से शुरू, सिलिकॉन वैली फोरम से शुरू। इस बात को याद रखें, ठीक है। 2015 में, ठीक है। तो RAI क्या है? तो इस चीज को समझना, कभी पूछा जा सकता है कि RAI क्या है। तो एआई आधारित एक स्टार्टअप है जो कहां से शुरू होता है? सिलिकॉन वैली फोरम से शुरू होगा 2015 में। इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखें एक कृत्रिम प्रदर्शन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो प्रदर्शन होता है उसको मापने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इस चीज को समझें। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? तो टेस्ट का नाम याद रखें, ट्यूरिंग टेस्ट है। मापने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट होता है? ट्यूरिंग टेस्ट होता है। इस बात को याद रखें, कौन सा टेस्ट होता है? ट्यूरिंग टेस्ट होगा, किसका यूज करेगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन मापेगा कौन? ट्यूरिंग टेस्ट। इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद अगला फैक्चुअल डाटा देखें। आप देखें, ग्लोबल एआई कंपनी है एक, एक कनाडाई कंपनी, वो एक रिपोर्ट जारी करेगी, ग्लोबल एआई, याद रखें, कनाडाई कंपनी है जो एक रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019,
याद रखें। ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019 जारी करेगी। अब ये किसके संदर्भ में जारी की जा रही है, याद रखें, ये बता रही है ग्लोबल जो एआई रिपोर्ट जो 2019 है ये बताएगी, क्या बताती है कि कौन से देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एआई में विशेषज्ञ रख रहे हैं अपने यहाँ पे, कि किन देशों के पास सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ मौजूद हैं, विशेषज्ञ व्यक्ति मौजूद हैं जो एआई के संदर्भ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल एआई रिपोर्ट बताएगी, क्या बताती है, एआई विशेषज्ञों की संख्या, याद रखें, क्या बताएगी, एआई विशेषज्ञों की संख्या, एआई विशेषज्ञों की संख्या, कि किस देश में एआई के संदर्भ में विशेषज्ञ ज़्यादा हैं, किस देश में एआई के संदर्भ में विशेषज्ञ लोग कम हैं। तो याद रखें भारत जो होगा इसमें 9वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है भारत। एआई रिपोर्ट 2019 में भारत जो है 9वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर जो मौजूद है वो है अमेरिका। कौन सा, अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर मौजूद है, अमेरिका। इस बात को याद रखें, अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर अमेरिका मौजूद है, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखें, अभी एक नया आदेश आया, उसमें 9वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड में, याद रखें, सीबीएसई किस बोर्ड में, सीबीएसई या सीबीएसई बोर्ड में आप देखें तो सीबीएसई बोर्ड में आप देखें, सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, 9वीं कक्षा में क्या शामिल किया गया है, 9वीं कक्षा में एक एआई का चैप्टर शामिल किया गया है, एक एआई टॉपिक, याद रखें। ठीक है, एआई का चैप्टर शामिल किया गया है सीबीएसई बोर्ड में, याद रखें, सीबीएसई बोर्ड में 9वीं कक्षा में एआई का टॉपिक शामिल किया गया है, इस बात को याद रखें भारत में। ठीक है, तो भारत में सीबीएसई बोर्ड में 9वीं कक्षा में एआई का टॉपिक शामिल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखें, ठीक है, ब्लू प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, ब्लू प्रोजेक्ट, याद रखें, ब्लू प्रोजेक्ट जो है आईबीएम कंपनी का है, किसका है, आईबीएम कंपनी का है ब्लू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करता है, कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एआई का यूज करेगा। ठीक है, जो ब्लू प्रोजेक्ट है वो क्या बताता है कि हम कॉर्पोरेशन क्षेत्र में कैसे हम यूज कर सकते हैं एआई का, किसका, कॉर्पोरेशन क्षेत्र में, याद रखें, किसमें, कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एआई का यूज, याद रखें। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एआई का यूज कैसे किया जा सकता है, तो याद रखें उसके संदर्भ में आईबीएम कंपनी एक प्रोजेक्ट चला रही है, उसका नाम है कौन सा, ब्लू प्रोजेक्ट। इसको याद रखें, ब्लू प्रोजेक्ट आईबीएम कंपनी कॉर्पोरेशन क्षेत्र, इसको याद रखें। ठीक है, उसके बाद एक अनुमान लगाया गया, एक रिपोर्ट का अनुमान है, एक बात याद रखें कि भारत में एक अनुमान है, याद रखें कि भारत में एआई वर्ष 2035 तक, कितने तक, वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी में, वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी में 957 बिलियन डॉलर जोड़ देगा, ऐड कर देगा, इस बात को याद रखें। एक अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो क्षेत्र है वो 9 से 57 बिलियन डॉलर जोड़ देगा, किसमें, भारत की जीडीपी में, याद रखना, कितना, 957 बिलियन डॉलर, किसमें, 2035 तक भारत की जीडीपी में, इस बात को याद रखें। तो एक अनुमान लगाया गया है, इस अनुमान को भी याद रखें, कितना, 957 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद एक योजना आई है, एक नई योजना है, याद रखें, राइज, RAISE, राइज 2020 आई है। अब ये किसने चालू करी है, ये नीति आयोग ने, याद रखें, नीति आयोग ने और देखें, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, और किसने, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने, याद रखें। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है और नीति आयोग है, ये दोनों मिलकर राइज 2020 एक योजना लेके आते हैं। कौन कौन से, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब राइज योजना की फुल फॉर्म से समझ में आएगा कि राज्य योजना है क्या। तो राइज मतलब, आर मतलब है रिस्पॉन्सिबल, आर मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबल, ए मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रेस्पॉन्सिबल AI 4, रेस्पॉन्सिबल AI 4, एस मतलब है सोशल, ई मतलब है एम्पावरमेंट, तो एस मतलब सोशल, ई मतलब एम्पावरमेंट, याद रखें। ठीक है, एम्पावरमेंट। तो इस चीज को याद रखना कि जो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, जो मैंने बताया आपको, जो क्या होता है
एक यो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी या जवाबदेही। ठीक है, याद रखें। तो इसका जो है वो है राइज 2020। इसका जो आयोजन मैंने बताया था दिल्ली में होता है अक्टूबर में। कहाँ पे? अक्टूबर 2020 में। अप्रैल में निर्धारित हुआ था लेकिन अक्टूबर में होगा राइज 2020। जारीकर्ता कौन कौन है? नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये जारीकर्ता है, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखें कोरोना काल में सरकार क्या करेगी? व्हाट्सएप पे एक AI आधारित सिस्टम चलाएगी कोरोना काल में। अपनी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो याद रखें हेल्प डेस्क चैट बॉक्स चलाएगी। ये व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट याद रखें। हेल्प डेस्क चैटबॉट ये व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है, इस चीज़ को याद रखें। इसमें क्या कर सकते हैं? जो कोरोना के संदर्भ में जो अफवाह चल रही हैं, क्या चल रही हैं? कोरोना के संदर्भ में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके संदर्भ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, कोरोना के संदर्भ में जो अफवाह मौजूद हैं उनके संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको बनाया जाएगा कि आपको अफवाह मिलती है कोई कोरोना के संदर्भ में, तो आप इस पे जाएं, हेल्प डेस्क चैटबॉट पे जाएं, जो व्हाट्सएप आधारित सेवा है गवर्नमेंट की। तो आपकी जो अफवाह है उसको दूर किया जाएगा या इसके माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे भी AI का यूज हुआ है हेल्प डेस्क चैट बॉक्स में। इस बात को याद रखें। पहले इंग्लिश में शुरू हुआ था, ओनली इंग्लिश में शुरू हुआ था, तो इंग्लिश में ही आंसर दिए जाते थे, लेकिन बाद में हिंदी में भी शुरू कर दिया। बाद में कब? हिंदी में भी आ गया। ठीक है, तो याद रखें हेल्प डेस्क चैटबॉट। ठीक है, उसके बाद देखें AI आधारित बाढ़ पूर्व अनुमान सिस्टम बनाया है। AI बेस बाढ़ पूर्व अनुमान सिस्टम याद रखें, सबसे फेमस है पूर्व अनुमान सिस्टम। किसी को पता है किसके पास है पूर्व अनुमान सिस्टम? याद रखें AI आधारित बाढ़ पूर्व अनुमान सिस्टम जो फेमस चल रहा है वो बिहार सरकार का। याद रखें बिहार सरकार ने बनाया AI आधारित बाढ़ पूर्व अनुमान सिस्टम, इस बात को याद रखें। बाढ़ का पूर्व अनुमान लगा लेना पहले से ही। ठीक है, अब जो अन्य राज्य हैं वो बिहार से सीख लेकर ऐसा ही सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसा? अपने यहाँ पे बाढ़ का पहले से ही अनुमान लगा लें और लोगों को क्या करें, वहाँ से निकाल लें और बाढ़ से जो क्षति हो वो कम कर सकें। तो याद रखें AI आधारित बाढ़ पूर्वानुमान सिस्टम जो पहले बनाया वो बिहार सरकार ने बनाया था। अब बिहार सरकार का ही जो अन्य जो राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको अपना रही है। ठीक है, इसके बाद देखें पोर्टल सुपेस। देखो कि एक पोर्टल आया है, पोर्टल SUPACE। इसको याद रखें क्या है ये पोर्टल जो SUPACE है, क्या है? न्यायाधीशों की मदद करेगा शोध कार्य करने में। क्या करने में? न्यायाधीशों की कानूनी शोध कार्य करने में मदद करेगा। न्यायाधीशों की कानूनी शोध कार्य करने में मदद करेगा। कानूनी शोध करने में मदद करेगा, याद रखें। ठीक है, करने में मदद करेगा, कानूनी न्यायाधीशों को कानूनी शोध करने में मदद करेगा। इसमें के निर्माण में भी AI का यूज हुआ है, पोर्टल SUPACE सुपेस, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखें कोकिला 19 रोबोट। याद रखें कौन सा? कोकिला 19 रोबोट। कोकिला 19 रोबोट जो है वो केरल सरकार का है। किसका है? केरल सरकार का AI आधारित। याद रखें केरल सरकार का AI आधारित रोबोट है कोकिला 19 रोबोट। इसका यूज क्या हुआ है? कोरोना काल में चिकित्सक और मरीज के बीच संबंध बनाने में, चिकित्सक और मरीज के बीच में, याद रखें जो चिकित्सक है और जो मरीज है, कोरोना काल में चिकित्सक ना मरीज से मिल पा रहे थे ना मरीज चिकित्सक से, तो ये दोनों आपस में जुड़ पाएँ, तो इसके लिए क्या करता है केरल सरकार? कोकिला 19 रोबोट को विकसित करेगा। इस बात को याद रखें, कोकिला 19 रोबोट को चिकित्सक और मरीज रोगी के बीच क्या हो सके, बातचीत हो सके, इसके लिए केरल सरकार कोकिला 19 रोबोट का निर्माण करेगा। इसमें भी केवल AI का यूज होगा, इसको याद रखें। ठीक है, इसके बाद देखें फैब्रिक्स। देखो FEBRI फेब्री-आई। अब फेब्री-आई क्या है मैं बता चुका हूं। ताप स्क्रीनिंग प्रणाली है। क्या है? ताप स्क्रीनिंग प्रणाली। तो याद रखें फेब्री-आई क्या है? ताप स्क्रीनिंग प्रणाली है। ये क्या करता है? व्यक्ति के टेम्परेचर मापता है और बताता है कि व्यक्ति को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें भी AI का यूज किया गया है फेब्री-आई में। इसकी बात याद रखें। अब ये कहाँ पे लगा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहाँ पे लगा है? छत्रपति शिवाजी
टर्मिनल महाराष्ट्र, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में लगा है, और एक में और लोकमान्य तिलक टर्मिनल में भी लगा है। कहाँ? लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखें, ठीक है। फेब्रुआरी महाराष्ट्र में, इस बात को याद रखें। ये ताप स्क्रीनिंग प्रणाली है, मतलब ये लगा दिया जाएगा गेट के ऊपर, व्यक्ति यहाँ से निकले और पता चल जाएगा उस पर बुखार है कि नहीं है, वो ऊपर स्क्रीनिंग करेगा और बता देगा। फिर क्या करेगा? उस डाटा को लेगा, विश्लेषण करेगा और रिजल्ट दे देगा कि व्यक्ति को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फेब्रुआरी, ठीक है। इसके बाद देखें यूएस इंडिया के बीच में एक समझौता भी होता है, तो उस समझौता का नाम देखें, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यूएस सरकार और इंडिया के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को संबंध में क्या हुआ? एक समझौता हुआ, ठीक है। तो वो किस किस के बीच हुआ है? यूएस और इंडिया सरकार के बीच में, ठीक है। किसने करवाया है? वो करवाने वाली जो पहल संस्था है, करवाने वाली जो संस्था है वो संस्था है इंडो यूएस, संस्था का नाम याद रखें, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो इस समझौता को कराने वाली जो संस्था है वो इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, जो यूएस इंडिया के बीच में क्या कराएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को संबंध में समझौता करा देगा। और ये समझौता किस क्षेत्र में काम करेगा वो याद रखें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कैसे विकास किया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस संदर्भ में बात करेगा ये समझौता। कृषि के क्षेत्र में कैसे बात किया जाए, इस संदर्भ में बात करेगा। स्मार्ट शहर के संदर्भ में कैसे बात की जाए, ठीक है। और ऊर्जा के क्षेत्र में याद रखें, तो ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कैसे किया जाए, तो उसके संदर्भ में भारत और इंडिया अब क्या करेंगे? योजनाओं का, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में प्रोग्रामों को डेवलप करेंगे। तो ये जो संस्था है इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी पहल पे ही ये समझौता होगा। इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की पहल पर ये समझौता होता है, और इस संस्था की जो स्थापना होगी, इंडिया यूएस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना याद रखना 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना होगी, याद रखें। 2000 में इस संस्था की क्या होगी? स्थापना होगी, इस बात को भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद सब कुछ खत्म हो चुका है एआई का। एआई आपने पढ़ लिया, इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा था, इस बात को याद रखें, फैक्चुअल डाटा या फैक्ट ज़्यादा थे एआई में। तो एआई कंप्लीट हो चुका है आपका। अब बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं आपको एआई के संदर्भ में, क्या क्या दिक्कतें आई आपको, जल्दी बताएं। कोई दिक्कत आई आपको एआई के संदर्भ में? क्या क्या दिक्कतें आई हैं जल्दी बताएं। कौन कौन सी चीज़ों में आपको डाउट लग रहे हैं, कौन सी चीज़ों में डाउट नहीं लग रहे हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताते चलें। क्या क्या डाउट लग रहे हैं आपको, क्या डाउट नहीं लग रहे हैं? ठीक है, एआई हो चुका है आपका, एआई आपका कंप्लीट हो चुका है।